बेटे हमारे यहाँ इनकम टैक्स ना 5 कैटेगरी में बटा हुआ है। अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं, यानी कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। बेटे से बंद कर। तो 5 हेड्स हैं बेटे इनकम के। कितने हेड्स हैं? 5। उनमें से बेटे एक हेड कैपिटल गेन्स है। कौन सा हेड है? कैपिटल गेन एक हेड का नाम है। जब आपको इनकम अर्न करते हैं, व्हेन अ टैक्स पेयर अर्न्स इनकम, इट इज कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरीज हैं इनकम की। फर्स्ट, यू डू द जॉब, तो सैलरी इनकम, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दीज आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हमारी टोटल, मैंने लास्ट क्लास में बताया है, इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए 70 से 75 क्लासेस लगेंगी, जिसमें से बेटे हमारी कैपिटल गेन में ही 10 से 12 क्लास लगेंगी कैपिटल गेन के चैप्टर में। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बेटे। कैपिटल गेन का मतलब पहले हमें समझना है क्या है। बेटे जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं, तो एसेट के सेल करने से जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, दैट इज नॉन एज कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ए एसेट। सेल ऑफ एन एसेट, जो भी हमको प्रॉफिट या लॉस होगा बेटे, उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। लिखिए मेरे साथ ये इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखिए इसका। लॉस ऑब्लिक गेन ऑन सेल ऑफ एन asset is termed as capital gains। उसको बेटे हम कैपिटल गेन्स कहेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आती हो तो। बेटे इसके अंदर जो हमें सेक्शंस पढ़ने, सेक्शंस वो कवर होंगे सेक्शन नंबर 45 से लेकर 55 तक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सेक्शंस कवर होंगे हमारे 45 टू 55, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है बेटे। जब भी कोई हेड पढ़ेंगे हम, तो 3 पॉइंट्स याद रखेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। नंबर 1 बेटे चार्जिंग सेक्शन, नंबर 2 बेटे डिडक्शन, नंबर 3 बेटे कंप्यूटेशन। चार्जिंग सेक्शन, डिडक्शन, कंप्यूटेशन। जब भी हम कोई हेड पढ़ेंगे ना, तो ये 3 पॉइंट्स हमको याद रखने, चार्जिंग सेक्शन, डिडक्शन, कंप्यूटेशन। सर चार्जिंग सेक्शन का क्या मतलब है? इट डील्स विद रिसिप्ट्स। मतलब किस चीज को रिसिप्ट्स माना जाएगा? इट डील्स विद एक्सपेंसेस, इट डील्स विद मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम। इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे? सर इनकम का मतलब, इनकम का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो बेटे रिसीप्ट्स माइनस एक्सपेंसेस, इसको बोलेंगे बेटे हम इनकम। इस इनकम पर हमको इनकम टैक्स देना है। एंड देयर आर 5 टाइप ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। कितने हेड हैं बेटे?
5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। कैपिटल गेन में जो सेक्शन है बेटे वो 45 टू 55 है। 5 हेड जो हम पढ़ेंगे टोटल हम कितने हेड्स पढ़ने वाले हैं? 5। देयर आर 5 हेड्स। हर एक हेड में हमको बेटे 3 पॉइंट्स पढ़ने, चार्जिंग सेक्शन, डिडक्शन और कंप्यूटेशन, है ना। मैं आपको चार्जिंग सेक्शन से स्टार्टिंग करा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हेडिंग डालिएगा और आप आज की डेट भी डालिएगा इस पेज के ऊपर। क्लास नंबर 2 डालिएगा इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बेटे वो सेक्शन होगा जो आपको यह बताएगा कैपिटल गेन की इनकम किसको बोलते हैं। व्हाट इज कैपिटल गेन इनकम? लिखिएगा बेटे, एनी प्रॉफिट और गेन्स, एनी प्रॉफिट और गेन्स arising from ट्रांसफर, जो आप अर्न करें क्या करने से बेटे? ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने से जो भी आपको प्रॉफिट या गेन होगा इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स हेड में उस पर क्या लगेगा बेटे? टैक्स लगेगा। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो देखिए इधर क्या लिखा है बेटे। अब आपको समझना है बेटे, बहुत सिंपल सी 4 लाइन लिखी है मैंने। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। सुनिएगा बेटे, कैपिटल गेन क्या है? यहां पे ना भी हम 2 लाइन छोड़ देंगे, हमें कुछ और लिखना है, बाद में लिखेंगे। 2 लाइन छोड़ने के बाद यहां लिखेंगे हम JFK, जस्ट फॉर नॉलेज। कोई पूछे कैपिटल गेन क्या है तो बोलना। कैपिटल गेन के लिए 2 कंपोनेंट हैं, एक है बेटे कैपिटल एसेट, दूसरा है बेटे ट्रांसफर। जब ये दोनों एक साथ आती हैं चीजें तो उसे बेटे हम कैपिटल गेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। देखो बेटे यहां लिखा है ना ट्रांसफर, और ये लिखा है कैपिटल एसेट। जब तक किसी ट्रांजैक्शन में कैपिटल एसेट और ट्रांसफर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप किसी कैपिटल एसेट को सेल करेंगे तो उससे अराइज होने वाली इनकम या लॉस बेटे कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल होगा। कौन से हेड में टैक्स लगेगा उसके ऊपर? कैपिटल गेन हेड में। यानी कि जब भी आप कोई एसेट बेचेंगे, अब यहां पे कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉपर्टी, लैंड, शेयर्स, ज्वेलरी एटसेट्रा। ट्रांसफर का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के तौर पर सेल, यानी कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ गोल्ड, सेल ऑफ, समझ रहे हैं ना आप, शेयर्स। उससे होने वाली जो भी इनकम होगी बेटे वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन हेड में। बड़ी सिंपल सी बात है। और चार्जिंग सेक्शन का जो नंबर है बेटे वो है सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1। कौन सा सेक्शन? 45 सबसेक्शन 1। ये चार्जिंग सेक्शन है हमारा। जब आप लिख लें तो मुझे बताना बेटे। लिख लिया बेटे आपने इतना? अब सुनना बेटे, मैं नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मेरी बात जो है ना बेटे वो धीरे धीरे समझ में आती है। जो बच्चे डेमो पे आए हैं वो जानते हैं बेटे, धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी बेटे। सुनिए बेटे, अब बेटे बात सुनिएगा। 2 चीजें आई हैं सामने आपके। एक है बेटे कैपिटल एसेट,
अब हमें बेटे ये पता होना चाहिए कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। सुनो बेटे, जब तक कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं होगी ना, तो उससे होने वाली इनकम कैपिटल गेन नहीं कहलाएगी। यानी कि हमें दो चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाट इज कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज ट्रांसफर। हम बेटे कैपिटल एसेट के बारे में सीखने जा रहे हैं, और इसका जो सेक्शन है कैपिटल एसेट का, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स में, वो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 में दी गई है। ये सेक्शन का नंबर है बेटे कैपिटल एसेट का। कोई मुझे बताएगा चार्जिंग सेक्शन का नंबर कौन सा था? 45 सबसेक्शन 1। और बेटे ये कैपिटल एसेट का सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। बेटे लिखिएगा, इट मीन्स, इट का मतलब कैपिटल एसेट, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी बेटे कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। मतलब हर प्रकार की जो प्रॉपर्टी है बेटे वो क्या कहलाएगी? हमारी कैपिटल एसेट। बट इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, आगे लिखना बेटे, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, चाहे बेटे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे रिलेटेड ना हो। अच्छा सर, इट इंक्लूड्स, इट डज नॉट इंक्लूड बेटे, इट डज नॉट इंक्लूड बेटे, इसमें मेनली 4 चीजें नहीं आती। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड। क्या नहीं आता बेटे इसमें? यानी कि जिस गुड्स में, जिस आइटम में आप सेल परचेज का डील करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बेटे वो चीज आपकी स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगी और वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है बेटे, सुनना बेटे बहुत ध्यान से, मेरा काम है ज्वेलरी बेचना, गोल्ड की ज्वेलरी बेचना, मैं ज्वेलर हूं, तो ज्वेलर के लिए ज्वेलरी कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगी। ज्वेलर के लिए ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड है। वो इसलिए स्टॉक इन ट्रेड क्योंकि जब वो उसको बेचेगा तो उसकी होने वाली इनकम कैपिटल गेन की इनकम नहीं कहलाएगी, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम कहलाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा बाहर बहुत सारे शोरूम में होम अप्लायंसेस उस पे बिकते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, ओवन, सब चीजें बिकती हैं वहां पर। बताइए वो चीज उनके लिए, वो जो एसेट्स हैं वो एसेट मानी जाए, मतलब उसको स्टॉक इन ट्रेड कहेंगे या नहीं कहेंगे आप? तो स्टॉक इन ट्रेड को जो बेचकर इनकम होती है ना बेटे, वो हमारी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम होती है। इसलिए स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं माना जाता। एक बात हम यहां पे लिख देंगे, आइटम्स या गुड्स ऑफ रूटीन बिजनेस, जो हमारा सेल परचेज का बिजनेस है। नंबर 2, सर किसी का ना कपड़ों का शोरूम है, ठीक है, तो उसके यहां जो कपड़े बिकते हैं ना बेटे, वो उसका क्या है बेटे? स्टॉक इन ट्रेड। इज इट ओके? दूसरा कौन, देखो बेटे ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट्स। सर ये पर्सनल इफेक्ट्स क्या है? पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब है पर्सनल मूवेबल एसेट। क्या नहीं आएंगे बेटे? पर्सनल मूवेबल एसेट। बेटे ऐसी एसेट्स जिनको आप पर्सनली यूज करते हैं घर पर अपने। बेटे आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था, प्लीज देखिएगा बेटे, बहुत धीरे धीरे समझना है, ये टैक्सेशन है ये, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, आप 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक कॉस्टिंग एक टैक्स। शुरू में आपको कॉस्टिंग टफ लगेगा और टैक्स इजी, मगर रियलिटी है कि पेपर में कॉस्टिंग इजी लगेगी और टैक्स टफ लगने लगेगा आपको धीरे धीरे करके। और उसकी वजह है, ध्यान से अगर हम नहीं सुनेंगे तो बेटे प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम।
और अगर हम ध्यान से सुनेंगे, टाइम देंगे इस बात को, तो हम प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। मैं आपको एक एक चीज सिखा दूंगा, बस थोड़ा सा समय मुझे चाहिए। बेटे जो लोग पहले से आते हैं वो मुझे जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी डेमो लिए हैं, है ना। जिन्होंने डेमो नहीं लिए ना, वो पेशेंस रखकर सुनेंगे मेरी बात को। मैं एक एक बात आप तक पहुंचा दूंगा, और आज ही पहुंचा दूंगा, आज ही क्लास में मजेदार क्लास कर दूंगा। मैं बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हूं। आई एम कलयुगी टीचर, ठीक है। अभी धीरे धीरे खुलूंगा ना बेटे, मैं धीरे धीरे। अभी ना बच्चे, कई बच्चे बड़े सेंसिटिव टाइप के आते हैं ना, ठीक है, उन्हें कुछ कहते ही वो नाराज से हो जाते हैं, सर जी तो अश्लील बातें करते हैं, ऐसी वाले ना। तो ऐसे नहीं है, हाँ, कलयुगी टीचर है बेटा हम। अश्लील बातें नहीं करते हम, बेफिक्र रहिए। शलील करते हैं बेटे। इधर देखो, क्या बेटे दूसरी चीज क्या नहीं आएगी कैपिटल एसेट्स में? लक्ष्य भाई मैं आपके लिए बता रहा हूं, हिमांशु बेटे मैं आपके लिए बता रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हमको तब होगा, कैपिटल गेन एक हेड है इनकम का, कैटेगरी है बेटे इनकम की। मैं आपको बता देता हूं, देसी भाषा में समझाता हूं। जब भी आप कोई अपनी एसेट्स बेचते हैं, whenever you sells your own assets, the profit or loss on that asset is known as capital gain. तो बेटे कैपिटल गेन कब होगा? सेल ऑफ एसेट। बट बेटे आगे से हम सेल नहीं बोलेंगे इसको, सुनिए बेटे मेरे साथ, ट्रांसफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और एसेट को एसेट नहीं बोलेंगे, कैपिटल एसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यानी कि कैपिटल एसेट और ट्रांसफर जब दोनों एक साथ प्लस होंगे तो बेटे उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे बेटे? किस किस के दो चीजों के कॉम्बिनेशन को कैपिटल गेन बोलेंगे? कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। बोलो बेटे, मुंह खोलो बेटे, किस किस के? कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। पक्का? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बेटे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। ठीक है, करिए आए बेटे। अच्छा ठीक करा। लड़का पहले अटेंडेंस देता है बाहर, ठीक है। सुनो बेटे, प्लीज बैठ जाओ। अब बेटे हमें पढ़ना है कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। कैपिटल एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्लीज सुनना, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। बेटे असली काम हमारा 6 बजे के बाद शुरू होता है, जेब काटते हैं बेटे हम। ये रिकॉर्डिंग में जा रही है बेटे बात, हमारा जेब काटने का काम है और हम जेब काटते हैं 6 से 8। और बेटे हम 8 बजे से करते हैं बेटे, फिर हम 9 बजे तक तांत्रिक का काम है हमारा, तंत्र मंत्र का। और आजकल हमारे पास नेता लोगों का लगा हुआ है तांता कि हमें जिता दो, हमें जिता दो। वैसे हम जो ज्यादा है वैलेंटाइन डे के आसपास हम बहुत बिजी रहते हैं। वो बेटे मन चाहा प्यार दिलवाते हैं बेटे हम। बेटे ये वाला नहीं, गलत समझ रहे हो आप, ये नहीं, मन चाह, हाँ वशीकरण भी करते हैं बेटे हम। आपता नहीं है प्यार में अनबन, गृह कलेश, मन चाह प्यार, सोतन से छुटकारा। अच्छा बेटे हमारे देश में जनरली किसी को मनचाहा प्यार मिला नहीं है सिवाय मेरे। मैंने जिसको, अच्छा मिला तो छोड़ दिया तुमने? नहीं बेटे मैंने छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरी शादी होने वाली है उन्हीं से। उसी लड़की, उन्हीं ने बेटे बड़ी हेल्प करी ना, ठीक है। तो मनचाहा प्यार जो है ना बेटे वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप देखिए अपने बड़ों से पूछिए, पापा तुम किसे पसंद करते थे? वो जिनसे शादी हुई ना मम्मी, उनको नहीं करते थे, किसी और आंटी को पसंद करते थे। मम्मी किसी और को करती थी, वो बताती नहीं है बस, ठीक है। अब बेटे आप आ चुके हैं तो अब क्या बताएं किसी को, है ना। मगर हकीकत यही है, हमारे घरों में भी यही है कि पापा इसे पसंद करते थे, आंटी उसे पसंद करती थी, मामी उसे पसंद है। सच है ये बात बेटे। जब हमारे बड़ों को सच्चा प्यार नहीं मिला ना, तब हम 130 करोड़ हैं। अगर इन्हें सच्चा प्यार मिल जाता ना, हमारे गांव में एक औरत को रोज कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो मुझे लगता है वो मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, वो गाना उसी पे बना। 18 बच्चे हैं उसके, हाँ बेटे, और सब एक ही शक्ल के, एक ही डाई का माल है। गिन के सोती है बेटे वो। ये सही नहीं गिन रहे हैं, वरना हम 200 करोड़ हैं, ये सही नहीं गिन रहे, गड़बड़ करते हैं गिनती में ये। हाँ सच पे। अमित भाई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? बनानी है हमको ना, ठीक है। कैपिटल गेन में बना लो बेटे। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की अलग रखो, टीटीएस की अलग। और बेटे मैं एक और बात बता दूं, 14 तारीख को कोई पार्क में मत मिलना बेटे, मैंने नारंगी रंग का नेकर खरीद रखा है। हाँ और बेटे ये 9 बजे तक के काम है मेरे, 9 बजे के बाद वाले बता नहीं सकता बेटे मैं भी।
अभी आप मैच्योर नहीं है, फिर बाद में बताऊंगा वो बात। वो थोड़े हाई लेवल के काम है। इधर देखो बेटे, आप बेटे हंसने की बात नहीं है बस। बेटे अब मेरी बेइज्जती हो गई तो चले आगे। अच्छा मैंने देखो ऊट पटांग बातें करी, आपके चेहरे खिलखिलाने लगे। मैं सीरियस बात कर रहा हूं जिससे आप पैसे कमाओगे, पूरी जिंदगी आपकी इस पे डिपेंडेंट है, उसको आप सुन नहीं रहे। कृपया करके जैसे अभी मेरी ये बात सुनी ऐसे ये भी सुने। मैं आपका पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा, आप अपने पैर खुद छू लें मेरी तरफ से, ठीक है बेटे, है ना। वैसे भी बड़े बुजुर्ग दीदी पढ़ाएं अब, ठीक है। हाँ बेटे देखना मेरे बच्चे होंगे तुमको बुआ कहलवाऊंगा, आप बेफिक्र हो, ठीक है। वो भी बड़ी बुआ, ठीक है। हाँ बेटे सुनो, देखो दो चीजें जब तक नहीं होंगी ना राहुल भाई, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर, तब तक वो इनकम कैपिटल गेन नहीं कहलाएगी। आपको ये लैंग्वेज बड़ी आसानी सी लग रही होगी यार, बस ये लिख दिया इसने, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। बेटे इसके अंदर गायकू इतनी चीजें हिडन है इसके अंदर, वो जो निकालनी है ना चीजें हमको वो समझना है। क्या लिखा है? इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। पता है इसका मतलब क्या है? दुकान, मकान, प्लॉट, ज्वेलरी, है ना, शेयर्स, डिबेंचर, कपड़े, नेकर, सुपरमैन का कच्चा, सब कुछ सच में वो सब कुछ क्या है बेटे? कैपिटल एसेट। चाहे वो आपके बिजनेस में रिलेटेड हो, जैसे ये एयर कंडीशन है, बताइए बिजनेस में लगा हुआ है मेरे, ये फैन बिजनेस में लगा हुआ है, विजुअलाइजर बिजनेस में, कंप्यूटर बिजनेस में, कैमरा, प्रोजेक्टर, स्क्रीन सब बिजनेस में यूज कर रहा हूं, चेयर बिजनेस में यूज कर रहा हूं। बताइए ये चीजें मेरे घर पर भी होंगी या नहीं? एयर कंडीशन मेरे घर पे होगा, कंप्यूटर मेरे घर पे होगा, चेयर मेरे घर पे होगी, है ना, सब कुछ होगा। चाहे वो इधर देखो बेटे आप सब, चाहे आपके कोई एसेट बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे रिलेटेड ना हो, बेटे वो क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट। बस बेटे चार चीजें आपकी कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी। नंबर 1 क्या नहीं कहलाएगा कैपिटल एसेट? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को बेचने और खरीदने से जो इनकम हमको अराइज होती है वो बेटे बिजनेस में जाती है। कौन से हेड में जाती है? बिजनेस हेड में। और दूसरी कौन सी एसेट बेटे? पर्सनल इफेक्ट। कौन सी एसेट? पर्सनल इफेक्ट की जो चीजें होती हैं बेटे वो कैपिटल एसेट नहीं होती। अब देखिए कौन कौन सी पर्सनल इफेक्ट क्या, अब जरा सुनिएगा बेटे बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात। आप बताइए ये एयर कंडीशन मेरी पर्सनल इफेक्ट है या बिजनेस इफेक्ट है? ये कैपिटल एसेट है बेटे। ये बताइए ये चेयर मेरी पर्सनल इफेक्ट है या कैपिटल बिजनेस पर्सनल इफेक्ट है या बिजनेस इफेक्ट है? ये बिजनेस की एसेट है या पर्सनल एसेट है? बिजनेस की। मेरे घर पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वो कैसी एसेट है? तो याद रखिएगा घर पर पर्सनल जितनी भी मूवेबल एसेट होंगी बेटे वो कैपिटल एसेट नहीं होंगी। मगर 6 एसेट ऐसी हैं उनको छोड़कर जो घर पर आप इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी एसेट आपके घर पर हैं उनमें से बेटे 6 चीजें ऐसी हैं उनको छोड़कर सारी पर्सनल मूवेबल एसेट हैं और बेटे वो कैपिटल एसेट नहीं है। वो 6 चीजें क्या क्या हैं लिखिए बेटे। एक्सक्लूडिंग नंबर A ज्वेलरी। क्योंकि आज अभी शुरुआती क्लास है तो कुछ बच्चों का पूरा ध्यान नहीं बन पा रहा है, मैं भी समझता हूं। जब हम आपकी जगह थे तो हमारा भी नहीं बन पाता था। इतनी जल्दी बना लेना कि पेपर अटेम्प्ट ना आ जाए और हम पास हो जाएं, कम से कम उतनी जल्दी बना लेना अपना ध्यान, ठीक है। फाउंडेशन करना अलग बात है और इंटर करना अलग बात है और फाइनल करना बिल्कुल ही अलग बात है, ठीक है। ज्वेलरी। नंबर 2 लिखना बेटे मेरे साथ, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, लिखो बेटे मेरे साथ, ड्राइंग, पेंटिंग्स, समय लगेगा बेटे इसे करने में, एनी वर्क ऑफ आर्ट। यही जो सिंपल सी आपको भाषा दिखाई दे रही है ना, मेरी भी कोशिश रहेगी आज क्लास के अंत तक इसको मैं स्पेशल कर दूं आपके लिए। मैं फिर से दोहराऊंगा बेटे, कैपिटल एसेट का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। क्या लिखा हुआ है? इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड,
है ना, वेदर कनेक्टेड टू, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और, बट इट डज नॉट इंक्लूड, नंबर 1 क्या इंक्लूड नहीं होता बेटे, और पर्सनल मूवेबल एसेट्स। मगर यहां पर लिखा हुआ है, देखो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 में यहां पे लिखा हुआ इट मींस, बेटे सामने देखेंगे यहां लिखा हुआ इट डज नॉट इंक्लूड। पहले कह रहे हैं इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कह रहे हैं सारी चीजें, सभी चीज, सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट, बट इट डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 क्या बेटे, नंबर 2 पर्सनल मूवेबल एसेट्स। यहां क्या लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूडिंग, और ये भी एक्सक्लूडिंग है, यानी कि पहले कह रहे हैं ऑल एसेट्स आर बेटे कैपिटल एसेट, बट इट डज नॉट इंक्लूड बेटे क्या, पर्सनल मूवेबल एसेट, एक्सक्लूडिंग। अच्छा आप जरा गौर से देखिएगा, पहले कह रहे हैं ऑल, सारी एसेट्स, फिर कह रहे हैं माइनस, इनको छोड़कर, किस किस को छोड़कर, स्टॉक इन ट्रेड को छोड़कर, और बेटे किसको छोड़कर, ये जो पर्सनल मूवेबल एसेट है ना बेटे, इसमें फिर से एक और एक्सक्लूडिंग आ रहा है, तो बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, 2 नेगेटिव मेक्स 1 पॉजिटिव। तो बेटे ये जो 6 एसेट्स है ना, दीज 6 एसेट्स, ये भी क्या मानी जाएंगी, कैपिटल, यानी कि जितनी भी पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं, इन 6 को छोड़कर सारी की सारी कैपिटल एसेट नहीं है, मगर ये 6 कैपिटल एसेट हैं। अब आप बताइएगा बेटे, सोच के समझ के बताइएगा बेटे सब लोग, ठीक है। मैंने बेटे यहां पर ना समझना बेटे, मैंने यहां पर एक लोगो लगाया हुआ है सिल्वर का, सिल्वर यानी कि चांदी, मैंने एक लोगो लगाया हुआ है, प्लीज सुनिएगा, सीए फाउंडेशन ऑब्लिक इंटर, और वो जो उसके अल्फाबेट है ना बेटे, वो मैंने सिल्वर के बनवाए। बताइए ये मेरे लिए कैपिटल एसेट है या नहीं है, सोच के बताइए। है, देखिए ना, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये लिखा हुआ, सब लोग देखिएगा आराम से, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बोलो हाँ या ना। क्या जो मैं यहां पर लोगो लगाऊंगा शावेज आलम क्लासेस का या सीए फाउंडेशन का या सीए इंटर का, क्या वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, मेरा बेचने खरीदने का काम है? आप बताइए, मेरा लोगो सेल परचेज करने का काम है या मेरा काम टीचिंग करने का है? टीचिंग। मैंने यहां पे एक लोगो लगा दिया सिल्वर का या गोल्ड प्लेटेड लोगो लगा दिया, शावेज आलम क्लासेस या सीए फाउंडेशन सीए इंटर, तो आप बताइए क्या वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है? मैं और समझाता हूं बेटे, मैं एक ज्वेलर हूं, मेरे शोकेस में बहुत सारी ज्वेलरी लगी हुई है, ओके, बताइए वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो मेरा क्या है बेटे, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, मेरे घर पर मेरी मदर ने ज्वेलरी पहनी हुई है अपने गले में, उन्होंने एक गोल्ड चेन पहनी हुई है, ठीक है, उन्होंने एक डायमंड रिंग पहनी हुई है, उन्होंने ईयर रिंग्स पहने हुए हैं गोल्ड के, बताइए वो मेरी कैपिटल एसेट है या नहीं है? है बेटे। क्या वो मेरी पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है? जो मेरे मदर ने गोल्ड चेन पहनी हुई है, गले के अंदर नेकलेस पहना हुआ है, बताइए क्या वो मेरी पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है? है, मगर पर्सनल मूवेबल एसेट्स में क्या चीज नहीं आएगी? ज्वेलरी नहीं आएगी। ज्वेलरी कौन सी वाली नहीं आएगी? कंटेनिंग, लिखो बेटे, कंटेनिंग गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स और प्रीशियस मेटल्स कॉमा जेम, हीरे मोती, ये चीजें नहीं आएंगी। बोलो क्लियर है? बोलो बेटे क्लियर है? मैं फिर से पूछता हूं, मैं 3 जगह ज्वेलरी बताऊंगा, आप बताना कौन सी चीज कैपिटल एसेट है, कौन सी नहीं है। बेटे मैं दोबारा से बोलूं मैं, मेरे हाथ में मान लीजिए मैं एक गोल्ड प्लेटेड पेन का इस्तेमाल करता हूं पढ़ाने के लिए, गोल्ड प्लेटेड पेन का इस्तेमाल करता हूं। आप मुझे बताइए, गोल्ड प्लेटेड पेन अगर मैं अपने यहां पर पॉकेट में लगा के घूमता हूं, दिस इज माई कैपिटल एसेट और नॉट? यस, बोलो हाँ या ना। अच्छा बेटे, मैं ज्वेलर हूं और मैं ज्वेलरी बेचता हूं, मेरी कैपिटल एसेट है या नहीं है? किस वजह से नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड। मेरे घर पर मेरी मदर और सिस्टर ने
बेटे ज्वेलरी पहनी हुई है, क्या वो मेरी कैपिटल एसेट है या नहीं है? क्या वो पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है? सर है, बट पर्सनल मूवेबल एसेट्स में जो ज्वेलरी है उसको किस में काउंट किया जाता है? कैपिटल एसेट में। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो, एक बात समझ में आती है? बेटे कोई आपसे पूछे व्हाट इज कैपिटल एसेट, कहना एवरी काइंड ऑफ एसेट इज एन कैपिटल एसेट। देखो ना, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ हर प्रकार की एसेट, हर प्रकार की प्रॉपर्टी बेटे क्या होगी बेटे? कैपिटल एसेट। नंबर एक, चाहे वो आपके बिजनेस में यूज हो, चाहे वो बिजनेस में यूज, मगर बिजनेस में यूज होने वाला क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा? बेटे बात समझ रहे? स्टॉक इन ट्रेड, जिस आइटम को सेल परचेज करने का आप काम करते हैं। घर पर इस्तेमाल होने वाली हर एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, बट ये 6 चीजें घर पर इस्तेमाल अगर हो भी रही हैं तो भी क्या है बेटे? कैपिटल एसेट। बेटे आप आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बता सकते हैं कोई? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है? पुरानी चीजें जिसको हम एंटीक आइटम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोर्ड ऑफ महाराणा प्रताप, या रानी लक्ष्मीबाई, या टीपू सुल्तान, है ना, वो टीपू सुल्तान के महल में उसकी वो रखी है, क्या बोलते हैं, तोप, वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है ना। कोई स्कल्पचर्स बता सकता है? स्कल्पचर्स क्या होती हैं? स्टैचूज। ओल्ड का मतलब यहां रेयर से है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। तो वहां मंदिरों के बाहर 2-2, 3-3 हजार साल पुरानी मूर्तियां रखी हैं। तो पहले तो ऐसी ही रखी रहती थी, कोई छेड़ता नहीं था उनको, मगर इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बहुत डिमांड है। फिर गवर्नमेंट ने उनके अंदर लोहे की चैन डाली है, मोटी मोटी, ताकि उसको कोई चुरा के न ले जाए। और एक एक स्टेचू की कीमत कई लाख, कई करोड़ रुपए। बेटे वो स्कल्पचर्स है। क्या ऐसी मूर्तियां हमारे घर में, ड्राइंग रूम में और है ना लिविंग एरिया में, है ना, शो पीस की तरह हम यूज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। बेटे वो मूवेबल एसेट्स हैं, पर्सनल हैं, मगर फिर भी कैसी एसेट्स हैं? कैपिटल। तो घर पे इस्तेमाल होने वाली कौन सी एसेट कैपिटल एसेट होगी? ज्वेलरी। घर पे इस्तेमाल होने वाला आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। घर पे इस्तेमाल होने वाले बेटे क्या? स्कल्पचर्स। बेटे कोई मुझे बताएगा आप लोगों में ड्राइंग और पेंटिंग क्या चीज होती है? बेटे अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा आपका। बताइए ड्राइंग क्या चीज होती है, पेंटिंग क्या चीज होती है? बेटे कोशिश करें, बेटे आपसे शुरू करते हैं, है ना। क्या नाम बेटे आपका? बताइए वैशाली बेटे। ड्राइंग किसे कहते हैं, पेंटिंग किसे कहते हैं? वेरी गुड। अनीश भाई आप बताइए। वेरी गुड, आप बताइए। आप मतलब अगर पेपर में आ गया ड्राइंग क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे और क्या होता है? आप वो बताइए ना जो होता है, जो भी आप समझते बताइए। गलत सही का क्या क्या सोचना, बोलिए बेटे। कांड से आप बताइए। अच्छा, मैं इस इंतजार में कोई बोले ड्राइंग हाथ से करते हैं, पेंटिंग कहीं और से करते हैं। बोले बेटे बोलो, ठीक है। हाँ बेटे बोलो। हाँ ब्रश से ही कहने वाला था मैं। बोलो ना बेटे, ड्राइंग किसे कहते हैं विशाखा, पेंटिंग किसे कहते हैं बेटे बोलो। वांशी आप बोलो। ठीक है, आप बताइए छाया बेटे। स्पर्श भाई आप बताइए। अच्छा अच्छा, जिसको हम बेचते हैं वो ड्राइंग है, और जो घर में शोकेस में सब। बेटे यहां ऊपर शायद आपने नहीं देखा, लिखा है पर्सनल मूवेबल एसेट, उसमें ड्राइंग लिखा है। तो पहली बात तो बिजनेस से तो कोई मामला रहा ही नहीं इसका, सुन लिया आपने बेटे, है ना बेटे। आप बताइए गायकू, व्हाट इज ड्राइंग एंड व्हाट इज पेंटिंग? वेरी गुड। केशव भाई आप कुछ एक्सप्लेन करें। अच्छा, राहुल भाई आप कुछ। अच्छा हिमांशु बेटे कोशिश करें। रमेश भाई बोले बेटे।
आप बताएं बेटे, आप आपका नाम क्या है? चांदनी। बेटे आप बताइए। वो पेंटिंग है, और जिसका प्राइस कम हो वो ड्राइंग है। भाई मान लो मैं आम का चित्र बना दूं, मैंगो की ड्राइंग कर दूं, वो ड्राइंग है। और उसको बेटे कोई मोनालिसा की पेंटिंग है तो वो पेंटिंग है। बेटे आपका क्या नाम है? आज याद कर लूंगा बेटे। बताओ बेटे, ड्राइंग और पेंटिंग। ठीक है। देखिए बेटे, यही जवाब देते हैं नॉर्मली बच्चे। कोई और कुछ कहना चाहता है तो मैं सुनने को तैयार हूं। ठीक है बेटे, ऐसा नहीं है जैसा आपने मुझे अभी ज्ञान बांटा है ना ये ज्ञान नहीं पेलना है, ये ज्ञानवर्धक बातें वैसे लाते कहां से हो तुम? बेटे आप बताना मुझे, अगर समझ में आ जाए तो। लगने से कुछ नहीं होगा। बोलो बेटा अगर कुछ समझ में आ गई हो बात। आ गई आसानी से बोलने से? नहीं, वैसे ही नहीं लिखा है मैंने, जानबूझ के लिखा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इनकम टैक्स में कोई भी बात बताऊं, वो बताऊं जो प्रैक्टिकल है। एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, ही इज डेड नाउ। ठीक है, इसने मरने से पहले भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी, कोई इशू हो गया था इसका मनमोहन सरकार से, तो ये ओमान का नागरिक बन गया था, अदरवाइज ये इंडियन था। मरने से शायद 6 महीने पहले ही छोड़ी थी। और ये दुनिया का सबसे मशहूर पेंटर रहा है। इसने माधुरी दीक्षित की, ये चर्चा में तो बहुत जमाने से था, और ईयर 2004 में इसने 100 पेंटिंग माधुरी दीक्षित की बनाई। माधुरी दीक्षित का दीवाना था, शादी करना चाहता था बुढ़ापे में भी उससे। हाँ हाँ सीरियसली। तो माधुरी दीक्षित की इसने उससे रिक्वेस्ट की कि मैडम मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, तो इसने 100 पेंटिंग बनाई। और एक लेडी ने एक एक पेंटिंग 1-1 करोड़ में खरीदी। 100 पेंटिंग 100 करोड़ में खरीदी 2004 में। लोगों ने कहा कि माधुरी की पेंटिंग है ये मोनालिसा की पेंटिंग नहीं है। वो चुप रही। सुनना बेटे, अब उसने 100 करोड़ की पेंटिंग घर ले जाके रख दी अपने। ये इसकी डेथ हो गई, आई थिंक 2013 में या 14 में इसकी डेथ हुई है एमएफ हुसैन की। इस समय उन पेंटिंग की कीमत 1500 करोड़ से ज्यादा है बेटे, नहीं सब मिला के। ठीक है, क्योंकि अब वो रेयर हो गई है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट था वो। पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं। ठीक है, ये है पेंटिंग। और सर एनी वर्क ऑफ आर्ट क्या है? बेटे मैं एक बेसुरा आदमी हूं, बेसुरा, और मैं साइंस के बारे में भी नहीं जानता हूं। मेरे 2 दोस्त हैं, एक साइंटिस्ट है। बेटे इधर ध्यान देना बेटे मेरी तरफ। मेरे 2 दोस्त हैं, एक साइंटिस्ट है, एक म्यूजिशियन है। मैंने ना घर पे ना एक ना स्प्रे बनाया हुआ है, उसे एक बार फुसफुस करो नाक में, नींद चली जाएगी। मतलब एक बार स्प्रे करो, नींद गायब। ठीक है, और 2 बार स्प्रे करो, फिर से नींद आ जाएगी। मैंने ना वो खास तौर पे सीए स्टूडेंट के लिए बनाया है। जब भी कोई सोए ना, बस उसको स्प्रे कर दो, सबकी नींद दूर चली जाएगी। फिर सुलाना हो तो दोबारा स्प्रे कर दो। मेरा एक रेनबैक्सी में दोस्त है, साइंटिस्ट है, उसे बड़ा अच्छी लगी वो दवाई। उसने कहा यार इसका फॉर्मूला बता। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं। जब मुझे पढ़ना होता है लेट नाइट, तो मैं इसको एक बार स्प्रे कर लेता हूं। जब स्टडीज पूरी हो जाती है तो मैं 2 बार स्प्रे कर लेता हूं, मुझे नींद वापस आ जाती है। कह रहा यार बता, ये तो दवाई बहुत बिकेगी, लोगों को बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैं कोई बात नहीं, मैं तुमको दे दूंगा 50 लाख रुपए में। तुम दोस्त हो इसलिए 50 लाख में। बात समझ में आ गई है नहीं? इसे कहते हैं बेटे एनी वर्क ऑफ आर्ट, जबकि वो मैं पर्सनली यूज करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मूला ऑफ मेडिसिन। मेरी मदर खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। उनकी एक फ्रेंड है, वो 5 स्टार होटल में शेफ हैं। वो कह रही है इसकी ट्रिक क्या है? तो बताइए, वो पर्सनल चीज है या नहीं है? पर्सनल इफेक्ट है या नहीं है? वो पूछ रही है। उसने कहा बता दूंगी। मेरी मदर ने कहा बता दूंगी।
1,00,000 रुपए चाहिए, 1,00,000 रुपीज पेमेंट करो, मैं रेसिपी बता दूंगी कुकिंग की। तो बताइए वो पर्सनल मूवेबल एसेट्स है। मैंने ना घर पे एक रोबोट बनाया हुआ है जो सुबह को मेरे शूज उठा के लेकर आता है, मेरे कपड़े निकाल के रखता है ताकि मैं जल्दी से तैयार होकर क्लासरूम में आ जाऊं। मेरा एक साइंटिस्ट दोस्त है, वो कह रहा है ये रोबोट कैसे तैयार किया। मैंने कहा फॉर्मूला बता दूंगा, मगर मुझे इतने पैसे चाहिए। वो पर्सनल मूवेबल एसेट है। घर पर मैं जब रहता हूं ना तो एक ट्यून गुनगुनाता रहता हूं। मेरा जो म्यूजिशियन फ्रेंड है ना उसको ट्यून बड़ी पसंद आई, कह रहा मैं नए गाने में देना चाहता हूं इसको। मैंने कहा दोगे, मगर मैं सारे नोट्स नहीं बताऊंगा इसके, क्योंकि ट्यून्स के भी नोट्स बनते हैं। उसने कहा तो, मैंने कहा मैं आपको दे दूंगा, पैसे दो। तो बताओ ये सब चीजें कैसी हैं बेटे? एनी वर्क ऑफ आर्ट। बात समझ में आ गई है नहीं? बोलो बेटे। तो घर पर इस्तेमाल होने वाली 6 चीजें किस में नहीं आएंगी बेटे? पर्सनल मूवेबल एसेट्स में। ये 6 चीजें कहां पर आएंगी बेटे? कैपिटल एसेट्स में। नंबर 3 लिखना बेटे, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। जो भी रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड होगी बेटे वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगी। सर ये कैसे पता चलेगा? रूरल एरिया समझते हैं, विलेज एरिया। रूरल एरिया को हम कह सकते हैं बेटे नॉन अर्बन एरिया, जो सिटी से दूर हो। ठीक है। नंबर 4 लिखिएगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999 और 2015। इसके अलावा एक 5th पॉइंट भी है, 6th पॉइंट भी है, बट ये 6th और 5th पॉइंट इररेलीवेंट हैं फॉर एग्जाम पर्पस। अच्छा पहले तो ये बताइए, आईसीआई की बुक अभी आपको किसी को मिली है? अभी आपने किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? कुछ चीजें समझाता हूं। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है बेटे? शर्मा मत बेटे, मैंने कुछ ऐसी बात नहीं पूछी कि आप शर्मा जाओ। कोई ऐसा नंबर पूछ लिया मैंने स्पर्श भाई आपसे? बताओ बेटे, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है बेटे? दीदी पैसे लेंगी आप? बताइए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है बेटे? 2 सबसेक्शन 14। सबसे पहला वर्ड क्या है? इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड। इसके अंदर 4 चीजें नहीं आती। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 कौन सी वाली, और नंबर 4। उम्मीद करता हूं यहां तक नोट कर लिया। यह आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाएगी डेफिनेशन। अब हमें इसकी जांच पड़ताल करनी है, ये है क्या। अगले पेज पर हेडिंग डालिए जेएफ के। ये बातें अब आपको किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट का पार्ट है बेटी। लिखना बेटे, एसेट्स बेटे 2 तरह की होती हैं। एक बिजनेस में यूज होती हैं और एक बेटे पर्सनल होती हैं। जो बेटे बिजनेस में यूज होंगी बेटे वो 2 तरह की होंगी। देखो इधर, एक होंगी नॉन डेप्रिशिएबल और एक होंगी डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल जैसे कि लैंड, डेप्रिसिएबल जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग भी बेटे डेप्रिशिएबल होती है, फर्नीचर एटसेट्रा। बेटे अगर आप नॉन डेप्रिशिएबल लैंड एग्जाम्पल के तौर पर बेचते हैं, यहां पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 लगेगा ऑन ट्रांसफर, बेचने पर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। और डेप्रिशिएबल एसेट्स बेचने पर सेक्शन नंबर 50 लगेगा,
कौन सा सेक्शन लगेगा? और ये सेक्शन वी विल डिस्कस, हम बेटे इसको डिस्कस करेंगे इन प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इस हेड में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम एक हेड पढ़ रहे हैं ना, कैपिटल गेन, एक हेड बेटे हम पढ़ेंगे पीजीबीपी। कौन सा हेड पढ़ेंगे? उस पीजीबीपी हेड में ये सेक्शन नंबर 50 पढ़ेंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम कहीं पर भी डेप्रिशिएबल एसेट्स पर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं ये नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरी कौन सी एसेट्स हैं बेटे? पर्सनल में बेटे दो होती हैं, इमूवेबल और बेटे मूवेबल। इमूवेबल में आएगा वैशाली लैंड, बिल्डिंग। बेटे इनको बेचने पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 लगेगा ऑन ट्रांसफर। ठीक है, इनके बेचने पर कौन सा सेक्शन लगेगा? 45 सबसेक्शन 1 ऑन ट्रांसफर। और मूवेबल में दो तरह की एसेट्स आएंगी बेटे, एक आएंगी 6 स्पेसिफाइड एसेट। सर ये 6 स्पेसिफाइड एसेट कौन सी है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, ड्राइंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। याद है अभी? ये 6। इनको बेचने पर भी सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1 लगेगा ऑन ट्रांसफर। और अब आ गया बाकी की पर्सनल मूवेबल एसेट, जो कि क्या है बेटे? अदर एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर टीवी, घर पर जो यूज होगा। अच्छा, मेरे यहां नीचे ऑफिस में एलईडी टीवी लगा हुआ है, बताइए वो कैपिटल एसेट है या नहीं है? अच्छा बताना देखकर, ये 4 कैटेगरी बना दी है मैंने, इन 4 कैटेगरी में से वो एलईडी टीवी कहां पर आएगा? बेटे यहां पर आएगा ना। और उसके लिए हम पीजीबीपी हेड में पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे? क्योंकि उस पर पहले हमें सीखना होगा डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना, तब पढ़ेंगे बेटे उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, नीचे सोफा भी पड़ा हुआ है, वो इन चारों में से कहां आएगा बताओ देखकर? जो भी इस इंस्टीट्यूट में है ना, वो इधर तो आ ही नहीं सकता, वो इधर ही आएगा बिजनेस वाले में। अच्छा, ये प्रोजेक्टर कहां पे आएगा? ये विजुअलाइजर कहां पे आएगा? ये कैमरा कहां पर आएगा? अच्छा, ये बिल्डिंग कहां पर आएगी अगर ये मेरी है तो? नॉन डेप्रिशिएबल में है, यहां पे आएगी बेटे, यहीं आएगी। बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है। बोलो क्लियर है बेटे, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मेरा घर कहां पर आएगा? मेरा घर खुद का जिसमें मैं रहता हूं, इस वाली कैटेगरी में तो नहीं आएगा, इधर आएगा। कहां पर आएगा वो? देखो जरा, उसे अगर बेचता हूं तो कौन सा सेक्शन लगेगा? अच्छा, मेरे घर पर ज्वेलरी है, उसको है नहीं, झूठ बोल रहा हूं बेटे मैं। अगर बेचता हूं तो कहां आएगी बेटे वो? मैं गरीब टीचर हूं बेटे, सच सच बोल रहा हूं। टीवी, वॉशिंग मशीन बेटे, वो भी यहीं आएगी। एक सुपरमैन का मेरा लाल रंग की चड्डी है बेटे, नेकर है, वो कहां आएगा? हाँ एक ही है बेटे, वही आजकल सूख रही है इसलिए पहन के नहीं आ रहा हूं। हाँ हाँ, मैं छत पे पहन के खड़ा हो जाता हूं ऊपर, उसे यहीं से टेक ऑफ करता हूं घर पे लैंड। सर्दियों में ही नहीं पहन रहा हूं, सर्दियों में मैंने शक्तिमान के कपड़े खरीद रखे हैं, सर्दी लगती है ना बेटे, नमूनिया हो सकता है, तो इसलिए बेटे मैंने। हाँ हाँ, अरे लो, तुम मुझे जानते ही नहीं बेटे, अभी धीरे धीरे करके जानोगे। हाँ बेटे, कौन सा? बस टाइम नहीं था मेरे पास। टीवी, वॉशिंग मशीन। अच्छा बताओ बेटे, मेरा मोबाइल कहां आएगा? यहां आएगा, जेब में आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटे, अच्छा एक बात बताओ, ये जो बिजनेस में एसेट यूज हो रही है ये वाली, ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? ये सर कैपिटल एसेट है।
अच्छा बताओ ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? सर हैं। बताओ बेटे ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? ये थर्ड वाली बिल्कुल है सर। अच्छा ये 6 स्पेसिफाइड एसेट्स बताओ कैपिटल एसेट्स हैं या नहीं है? हैं सर, ये भी कैपिटल एसेट है। बताओ ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? ये वाले बोलो हाँ या ना। पक्का? बेटे किसके ये बात समझ में नहीं आई? अब देखो पीछे कैसे लिखा हुआ था, इट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल एसेट्स, मैंने उसको डिटेल में बताया। तो बेटे बताओ ये एसेट्स कैपिटल एसेट्स में आएंगी या नहीं आएंगी? नॉट अ कैपिटल, तो बेटे ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। बोलो बेटे। इफ एन असेसी, बेटे असेसी हम कहेंगे टैक्स पेयर को, किसको कहेंगे? बेटे बात नहीं, इफ एन असेसी सेल्स हिज टीवी फॉर ₹5,000 देन सच रिसीप्ट्स, फिर सुनना बेटे, देन सच रिसीप्ट्स आर टर्म्ड एज, बहुत ध्यान से सुनना बेटे, कैपिटल रिसीप्ट्स। सर ये क्या चीज होती है कैपिटल रिसीप्ट्स? बेटे आप में से कुछ लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, मैं उनके लिए बता रहा हूं बेटे, नोट कर लो पहले आप, जब नोट कर ले तो मुझे बताना बेटे सब लोग। आप में से कुछ लोग लास्ट क्लास में मौजूद नहीं थे, मैं उनके लिए समझा रहा हूं। देखो बेटे, कल भी जब हमने, आज की पूरी क्लास हमारी चली जाएगी कैपिटल एसेट्स क्या होता है, अगली क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसफर क्या है, तब समझ में आएगा कि जब कैपिटल एसेट और ट्रांसफर दोनों एक साथ आएंगे तब अराइज होगा और उस चीज का नाम होगा बेटे कैपिटल गेन। फिर हमें सीखना उसे कंप्यूट कैसे करते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटे मेरी क्लास में। मैं अब आपको एक केस स्टडी बता रहा हूं, आप सुनिएगा बेटे, सब लोग समझिएगा, ठीक है? एक मिस्टर ए हैं टैक्स पेयर, हम टैक्स पेयर को आगे से हमेशा क्या बोलेंगे बेटे? असेसी। ओके, इन्होंने सेल ऑफ ज्वेलरी किया है। सबसे पहले बताइए ज्वेलरी कैपिटल एसेट होता है या नहीं होता है? होता है सर। बेटे इन्होंने 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी थी अभी 3 महीने पहले, 10 लाख की, और आज इन्होंने 15 लाख में बेच दी है। तो कॉस्ट थी इसकी, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 10 लाख रुपए, आज से 3 महीने पहले खरीदी थी। 10 की खरीद कर कितने में बेच दी बेटे? ये इनको कैपिटल गेन हो गया। क्या हो गया बेटे? कितने लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ? 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। अब सुनना बेटे, इस 5 लाख रुपए पे लगेगा टैक्स। ये व्यक्ति चाहता है कि इसको टैक्स ना देना पड़े। इसने क्या करा? इसने कोशिश की बेटे, सुनना जरा, ये करने की, क्या करने की? टैक्स चोरी करने की कोशिश की कि यार ये 5 लाख पे टैक्स ना देना पड़े। इसने यहां दिखाया सेल ऑफ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कि भाई मैंने ये सब बेच दिए, और चीजें भी जोड़ दी इसने 10,000 रुपए में। कितने में? और इनकी इसने बताई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो ये खरीदी थी इसने, ये सब खरीदी थी 5.5 लाख में। 5.5 लाख की चीजें ये कितने में बता रहा है मैंने बेच दी? ये हो गया कैपिटल लॉस। कितने का?
अब लॉ ये कहता है कि अगर एक चीज से फायदा हुआ है और दूसरे से नुकसान, इफ देर इज गेन और देर इज लॉस, एक ही हेड में गेन और लॉस है, तो उनको आपस में आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इस एडजस्टमेंट की प्रोसीजर को हम सेट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आपको दिखाता हूं। ये भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था बच्चों को। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इस जगह पर सेट ऑफ। इसके बाकायदा मैंने सेक्शन भी लिखे हुए हैं 70 से 79 तक। लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बेसिक बताया बेटे। सेट ऑफ, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मिस्टर ए ने, ये इससे सेट ऑफ कर लिया और नेट लॉस आ गया इनका 5 लाख माइनस 5,40,000, और नेट लॉस आ गया इनका, अब कोई टैक्स ले ही नहीं पाएगा इनसे। और जनरली पुराना टीवी, पुराना फ्रिज, पुराना वॉशिंग मशीन कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता, कम पे बिकता है। जो आप घर में अपने हाउस होल्ड पर, अपने हाउस पर जो भी एसेट्स यूज कर रहे हैं आप बेटे, वो ज्यादा पर बिकेंगे वैल्यू से, कम पर बिकेंगे? कम पर बिकेंगे। 5.5 लाख की चीज 10,000 में बेच दी, बेची नहीं है, कोई इससे रसीद तो मांगेगा नहीं, ठीक है, 5,40,000 का लॉस दिखा दिया। गवर्नमेंट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। पता है क्यों? गवर्नमेंट जानती है कि घर पर इस्तेमाल होने वाले आइटम्स विच आर बीइंग यूज्ड एट होम विल बी सोल्ड एट लेस देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, वो कम पर ही बिकेंगे, क्योंकि ये सारी एसेट, ये इनकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी यूज करने के बाद? कम, क्योंकि ये सब डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से पता है क्या किया, घर में से 6 चीजें हटा दी, पर्सनल एसेट्स में से 6 चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, 6 आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग और एनी वर्क ऑफ आर्ट, दीज आर दो 6 आइटम्स जो एप्रिशिएट होते हैं, बस उनको हटा दिया। बाकी जिस पे लॉस होता था उसको कह दिया ये कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि जब ये कैपिटल एसेट ही नहीं होंगी, बताओ ये सब चीजें जो घर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें, क्या ये कैपिटल एसेट हैं? बोलो हां या ना। तो जब ये कैपिटल एसेट नहीं है तो इन पर होने वाला लॉस भी कैपिटल लॉस, और जब ये कैपिटल लॉस नहीं होगा तो यह क्या नहीं हो सकता? सेट ऑफ। तो गवर्नमेंट जानती थी कि इसको जब गेन हुआ करेगा तो ये दिखा दिया करेगा मैंने टीवी बेचा है, मैंने फ्रिज बेचा है, मैंने वॉशिंग मशीन बेचा है, और वहां से लॉस दिखाकर गेन से क्या कर दिया करेगा? सेट ऑफ, और हमको टैक्स नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए ये लिखा लॉ के अंदर कि पर्सनल एसेट जो है वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है? देखो ना क्या लिखा है उन्होंने लॉ में, ऊपर क्या लिखा है, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? मूवेबल एसेट्स। कि घर पर जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कार, सोफा सेट वो इस्तेमाल हो रहा है, दोज आर नॉट कैपिटल एसेट। क्योंकि अभी सुनिएगा दोबारा, जब तक दो चीजें एक साथ नहीं आएंगी, क्या क्या बेटे? कैपिटल एसेट, और तब तक वो ट्रांजैक्शन से होने वाला कोई भी प्रॉफिट या लॉस कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं कहलाएगा। तो गवर्नमेंट को इसी चीज को रोकना था। नोट करिए बेटे, अब मेरे साथ नोट करिएगा। यहां तक नोट कर लिया आपने? कर लीजिए बेटे मुझको। तो बताओ बेटे इन चीजों को बाहर क्यों रखा गवर्नमेंट ने? तो हम यहां JFK लिख देते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 excludes personal asset from capital asset in order to stop टैक्स इवेजन। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं इसको। लॉ मेकर्स knows that
assessee may try to evade tax by issuing loss on sale of पर्सनल एसेट्स। तो गवर्नमेंट ने पर्सनल एसेट्स में से 6 एसेट्स जो एप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनको बाहर कर दिया और उनको कहा कि ये कैपिटल एसेट्स हैं, है ना, क्योंकि वो ज्यादा ज्वेलरी कंपनी बिकेगी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन कंपनी बिकेगा, बट घर में इस्तेमाल होने वाला टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कम पर बिकेंगे। तो गवर्नमेंट को इस बात का खतरा था। हमें लग रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है, एक्चुअली में फायदा हमारा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का हो रहा है। ठीक है, हम गवर्नमेंट का खेल खेल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो घर से बिकने वाला टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, सोफा सेट, इनसे होने वाली रिसीप्ट्स को बेटे कैपिटल गेन कहेंगे या कैपिटल रिसीप्ट्स कहेंगे? और बेटे वो टैक्सेबल नहीं है, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। बेटे आपके ये वाली बात समझ में आई जो मैंने बोली? पक्का आई बात समझ में? आपने नोट नहीं कराई है? हाँ, कर लिया? समझ में आ गई बात? ठीक है, ये क्लियर है यहां तक बात? पक्का सबको? मैं हटा सकता हूं बेटे? अच्छा अच्छा बेटे, अच्छे से समझ में आ रही है? एक ही डेफिनेशन चल रही है बेटे अभी हमारी, वही ये तो वरना 4-5 मिनट में 10 मिनट में खत्म कर दी जाती है। ये कहकर सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, 4 नहीं है बस, और फिर क्वेश्चन शुरू कर दिए जाते हैं। मगर बेटे जब कल सीए बन जाओगे ना, कोई पूछेगा बेटे एलसीएम क्यों कंप्यूट करते हैं, मैं आप बता सकते हैं बेटे एलसीएम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? नहीं मालूम? तो बेटे कल को हमसे ये नहीं पूछ सकता कोई सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। हम बेटे क्वेश्चन आंसर करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहे हैं, हमें आना चाहिए ये, वरना हम कल मीनिंग कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक छोटा सा 2 केसेस बता के जल्दी से आगे बढ़ जाता हूं। एक लॉयर ने, उसकी बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट पेशेंट था, 5 लाख रुपीस 5 लाख रुपीस उसके खर्च हुए। ये रियल केस बता रहा हूं मैं आपको, आई थिंक 2010 का केस है ये। 5 लाख रुपीस उस लॉयर के हार्ट डिसीज के ऊपर खर्च हुए एक हॉस्पिटल के अंदर। उसके पास सारे बिल्स, प्रूफ, डॉक्यूमेंट थे। उसने क्या किया, उस 5 लाख रुपए पर इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम कर ली, डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली। क्या क्लेम कर ली? डेप्रिसिएशन। उसने कहा ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, और उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली। असेसिंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप हार्ट को अपनी प्लांट एंड मशीनरी नहीं बता सकते, वो भी लॉयर था। लॉयर ने रिप्लाई दिया कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी अगर सही काम नहीं करेगी तो मेरी ये वाली मशीनरी सही काम नहीं करेगी, और जितनी भी मैं इनकम अर्न करता हूं इसके और इसके बेस पर ही अर्न करता हूं, और ये रहे प्रूफ, ठीक है, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस के, इसलिए मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा। क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है, इफ एनी एसेट इज यूज्ड बाय द असेसी फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन देन ही कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन। तो कह रहा है देख लो, मैं यूज कर रहा हूं अपने बिजनेस और प्रोफेशन में। केस जो था कोर्ट ITAT में पहुंच गया। ITAT ने कहा कि भाई ये केस जो है हम रेफर कर रहे हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉयर साहब सही कह रहे हैं, लॉयर इज करेक्ट, और ये इनकी प्लांट एंड मशीनरी है और हम इन पर इनको डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे, बट ये हमें ये दिखा दें बिल, इन्होंने ये मशीनरी कहां से खरीदी थी। बात समझ में आ गई या नहीं? जज साहब दे नहीं सकते थे ऐसा डिसीजन जब तक उनको प्रैक्टिकल अप्रोच ना मालूम होती। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बेटे इन 6 पर्सनल मूवेबल एसेट के पीछे क्या फंडा है वो समझ में आ रहा है? वो एप्रिशिएबल एसेट्स हैं। कैसी एसेट्स हैं बेटे? और बाकी जितनी भी एप्रिशिएबल एसेट्स नहीं थी उनको कैपिटल एसेट्स ही नहीं माना ताकि कोई टैक्स इवेजन ना कर सके। अब बेटे उसमें एक थी एग्रीकल्चरल लैंड। क्या था उसके अंदर? इन रूरल एरिया। हेडिंग डाली है, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया।
ये इनकम टैक्स का रेडी रेकनर है और हम आईसीआई का मॉड्यूल रेडी रेकनर यहीं से अपनी चीजें निकालेंगे। सर ये आपके याद नहीं है? याद है बेटे मेरे, अच्छे से याद है, एक एक चीज याद है, उससे आप बेफिक्र रहिए। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं बेटे, मैं लिखता क्यों हूं? कैपिटल गेन ये है। फिर आप देखना कितना आपके समझ में आता है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा रूरल एरिया। रूरल एरिया फॉर द अबव पर्पज इज एज फॉलो: एनी एरिया which is outside the jurisdiction of a municipality or cantonment board having a population of 10,000 or more, and also which does not fall within the distance 2 km from the local limits of municipality and the population more than 10,000 or 1 lakh। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? तो प्लेन रीडिंग से कोई बात समझ में नहीं आएगी आपको, रफ रीडिंग से, जब तक हम उसको लिखकर डिटेल में समझे नहीं एक एक वर्ड को। ये प्लेन रीडिंग है बेटे, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे हमने आपको न्यूज़पेपर पढ़ा दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम इसको लॉ तो यहीं से उठाएंगे हम, मगर हम अपनी तरीके से लिखेंगे ताकि हमें आसान भाषा में बात समझ में आए। लिखिए बेटे, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया क्या चीज है? लिखिए, एनी एरिया विच इज outside the jurisdiction of a municipality oblique cantonment board having a population of 10,000 or more, subject to following। जहां पर भी ये वर्ड आए सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कीप इन माइंड। सब्जेक्ट टू का मतलब लॉ में क्या होता है? कीप इन माइंड। इस बात को दिमाग में रखना। यहां मैं लिखूंगा डिस्टेंस, यहां लिखूंगा मैं पॉपुलेशन। सुनना बेटे, क्या कह रहे हैं? इधर देखना बेटे, रूरल एरिया कौन सा एरिया है? इधर देखो बेटे, रूरल एरिया कौन सा एरिया है? जो कहां पर हो? बाहर हो। कहां से बाहर हो? जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब समझते हैं? हिंदी में बोलते हैं अधिकार क्षेत्र। मैं गायकू को बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको बोलता हूं। आप दिल्ली से जब बाहर निकलते हैं, यूपी की तरफ चलिए, तो वहां लिखा हुआ आता है गाजियाबाद आपका स्वागत करता है। गाजियाबाद वेलकम्स यू व्हेन यू गो टू यूपी। अब गाजियाबाद से आगे निकलेंगे तो फिर आएगा मोदी नगर में आपका स्वागत है ना? मोदी नगर को जब छोड़ रहे होंगे तो लिखा होगा मोदी नगर में पधारने पर हार्दिक धन्यवाद। थोड़ी सी ऐसे आएगा बेटे। फिर आएगा, आगे आएगा मेरठ वेलकम्स यू, उसके आगे आएगा द ग्रेट मुजफ्फरनगर वेलकम्स यू, आएगा बेटे, है ना? इधर जाइए सोनीपत, पानीपत, इधर जाइए फरीदाबाद, हिसार, ऐसे आएगा ना? तो बेटे सुनिएगा, उसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी कि एरिया। आप जब नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश वेलकम्स यू, मणिपुर वेलकम्स यू। मणिपुर में भी एक सिटी होगी तो वो उस पर लिखा होगा बोर्ड पर, है ना?
वहां पर होगी म्युनिसिपैलिटी, यानी कि उसको बोलते हैं बेटे हम नगर पालिका, जो लोकल काम करती है, जिनके ऊपर साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है। जैसे दिल्ली के अंदर ईडीएमसी, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसडीएमसी, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उनका काम क्या है बेटे? साफ सफाई, सीवरेज को, सिस्टम को सही रखना, सड़कों को साफ रखना, गलियों को साफ रखना, गलियों की रिपेयर खराब हो गई है तो दोबारा बनाना। बोलो बेटे म्युनिसिपैलिटी। ये क्या लिखा हुआ है? कैंटोनमेंट बोर्ड्स। आपने नाम सुना है दिल्ली कैंट, अंबाला कैंट, असम कैंट, असम में भी है कैंट, मेरे नाम याद नहीं आ रहा उसका। आपने नाम सुना होगा मेरठ कैंट। कैंट क्या चीज होती है? कैंट वो जगह होती है जहां हमारी आर्मी रहती है, आर्मी का पड़ाव होता है, मतलब पूरा आर्मी एरिया होता है। वहां पे बेटे नगर पालिका काम नहीं करती, वहां पे पूरी जिम्मेदारी हमारी आर्मी को दी जाती है, साफ सफाई से लेके सब कुछ आर्मी करती है वहां पर। उसे कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। तो इधर देखिएगा बेटे, अगर कोई ऐसी म्युनिसिपैलिटी है, क्या है बेटे? म्युनिसिपैलिटी। अब देख समझना बेटे, नोट मत करना, यह है म्युनिसिपैलिटी। इंडिया के किसी भी रीजन में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, कहीं पर भी इंडिया में कोई म्युनिसिपैलिटी है, किसी भी शहर की है, किसी भी स्टेट की है, म्युनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड है, और यहां की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, यहां की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पता चलती है बेटे सेंसस के बेस पर, और सेंसस एवरी 10 ईयर्स में होती है। 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी है सेंसस, है ना? 2021 में होनी है। अभी जो हमें सेंसस देखनी है वो 2011 के बेस पर देखनी है। अगर किसी भी म्युनिसिपैलिटी की जनसंख्या, पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, और हमारी जो लैंड है, सुनना बेटे, अगर इस एरिया के अंदर है हमारी लैंड, तो वो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया की एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। कौन सी लैंड कहलाएगी? अर्बन एरिया की। इसके बाहर है, इसके बाहर है, आउटसाइड द जुडिशरी ऑफ दिस म्युनिसिपैलिटी, तो बेटे फिर वो लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। आपको दिल्ली में सबसे करीब में कहां पर एग्रीकल्चर लैंड दिखाई देती है? दिल्ली में सबसे करीब में कहां एग्रीकल्चर लैंड दिखाई देती है आपको? बेटे मेट्रो में ना सिर्फ साथियों को नहीं देखते कौन कैसा लग रहा है, थोड़ा बाहर भी झांक के देख लेते हैं। जो जो मेट्रो से आते हैं और यमुना को क्रॉस करते हैं, जरा यमुना में भी झांक के देख लें, उसके अंदर भी खेती चल रही है। आप बताइए वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है? अर्बन एरिया में। क्या दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी की जनसंख्या 10,000 नहीं है? सिलमपुर की 2 गलियों में 10,000 से ज्यादा आदमी रहते होंगे? बोलो हाँ या ना, बोलो। तो दिल्ली में जितनी भी लैंड है एग्रीकल्चर, वो सब अर्बन एरिया की है, और अर्बन एरिया की एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है। ये कौन सी एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है? रूरल एरिया की। तो जो लैंड इस म्युनिसिपैलिटी की जुडिशरी से, बॉर्डर से बाहर होगी, बस वही लैंड कैसी होगी बेटे? रूरल एरिया। मगर बेटे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां एक चीज और लिखी है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, इसको ध्यान में रखना है। 2 किलोमीटर्स फ्रॉम, लिखना बेटे, लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑब्लिक कैंटोनमेंट बोर्ड, ऊपर लिखा हुआ है बेटे, ऊपर लिखा हुआ है, देखो इधर बेटे, यहां क्या वर्ड लिखा हुआ है देखो जरा। यानी कि अगर किसी म्युनिसिपैलिटी से बाहर कोई जमीन होगी तो वो जमीन कैसी होगी बेटे? रूरल एरिया होगा। बोलो बेटे। और यहां क्या लिखा हुआ है? इधर देखो बेटे, क्या लिखा हुआ है? अगर कोई जमीन म्युनिसिपैलिटी से बाहर है, अब मान लो ये म्युनिसिपैलिटी है, इधर देखो बेटे, ये म्युनिसिपैलिटी है और जमीन जो है इसके बाहर है, मगर वो 2 किलोमीटर की रेंज में है, 2 किलोमीटर के रेडियस में है। वो कितने के रेडियस में? तो अगर कोई जमीन म्युनिसिपैलिटी से बाहर है, आउटसाइड द म्युनिसिपैलिटी है, तो बेटे वो भी
रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी, ये भी अर्बन लैंड होगी अगर वो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो। कितने के अंदर है? और वहां की जो पॉपुलेशन है मोर देन 10,000 है, बट अप टू 1 लाख। मतलब अगर किसी म्युनिसिपैलिटी की जनसंख्या 10,000, इधर देखना बेटे, समझना, इधर समझना बेटे, ये एक म्युनिसिपैलिटी है, यहां की पॉपुलेशन अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो इस म्युनिसिपैलिटी में जो भी लैंड होगी बेटे वो लैंड अर्बन लैंड होगी। कैसी लैंड होगी? अच्छा, अगर इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 8,000 है, कितनी है बेटे? तो यहां पर आने वाली जमीन अर्बन लैंड नहीं है, रूरल लैंड है। कैसी लैंड है? तो कम से कम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? अच्छा, अगर इसके बाहर है कोई जमीन और वो कितने की रेंज में है बेटे? 2 किलो, मतलब जमीन बेटे यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, मगर म्युनिसिपैलिटी से बाहर है, मगर म्युनिसिपैलिटी से इतनी बाहर है कि वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम कितनी रेंज में है, और यहां की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, मगर 1 लाख तक है जनसंख्या। कहां तक है बेटे? तो कितने किलोमीटर तक की जमीन बेटे अर्बन लैंड कहलाएगी? 2 किलोमीटर तक की। और अगर जमीन, अगर वो लैंड इतनी दूर है, बोलो बेटे कितनी दूर है बेटे? 6 किलोमीटर है। तो फिर पता है यहां की पॉपुलेशन कितनी देखनी है? मोर देन 1 लाख, बट अप टू 10 lakhs। और अगर वो जमीन 8 किलोमीटर दूर है, आइए बेटे लिख लिया हो तो बताइएगा, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, इसके बाद हम क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है? स्टार्ट करूं मैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए बेटे, ये एमसीक्यू में आ सकता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे बेटे, कौन बनेगा करोड़पति भी आएगा बेटे हमारे यहां। एग्जाम्पल 1, डिटरमाइन in following cases nature of agricultural land। यहां हम लिखते हैं पॉपुलेशन, यहां लिखते हैं लैंड सिचुएटेड, और यहां लिखेंगे हम नेचर ऑफ लैंड, मतलब लैंड एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है। सबसे पहले पॉपुलेशन लिख रहा हूं, पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी कह दीजिए या कैंटोनमेंट बोर्ड। नंबर 1 बेटे यहां की पॉपुलेशन 8,000 है और लैंड सिचुएटेड है इन द म्युनिसिपैलिटी। बताइए बेटे क्या होगी, अर्बन या रूरल? बेटे बोलो रूरल। क्यों?
10,000 से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, 11,000 है और इन द म्युनिसिपैलिटी है लैंड। बोलो बेटे, कैसी लैंड होगी ये दो चीजें मैं बताऊंगा, थर्ड नेचर ऑफ लैंड आपको बताना है। ओके, थर्ड, 12,000 है पॉपुलेशन, नॉट इन म्युनिसिपैलिटी, that is outside but in the range of 2 किलोमीटर। बताइए बेटे, अर्बन लैंड है? हाँ सर, अर्बन लैंड है। बताइएगा बेटे। नंबर 4, 20,000 है पॉपुलेशन और लैंड है आउटसाइड ऑफ jurisdiction, फाइव किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर है। म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 20,000 है, जमीन म्युनिसिपैलिटी से बाहर है 5 किलोमीटर की रेंज में। बताइए, रूरल या अर्बन? 2 किलोमीटर तक की रेंज तक चलेगा, 10,000 से 1 लाख के बीच में। बोलो बेटे, कैसी जमीन होगी ये? नहीं समझ में आई आपको मेरी बात? मैं समझा देता हूं बेटे। आप बताइए, पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है ना मेरे उस क्वेश्चन में, तो रेंज बस कहां तक चलेगी? यानी कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी रेंज उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे पॉपुलेशन बताओ ना बेटे कितनी है, और 1 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम रेंज कितने किलोमीटर है बेटे? यहां तो 5 किलोमीटर है, तो कितना बनेगा ये? रूरल अर्बन? रूरल। चलिए रूरल कर दिया इसको। आप बताइए। नंबर 5, 80,000 है, बताइए 1.5 किलोमीटर अभी। हाँ, आप कैसे बता दिया? अभी भी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। सर पॉपुलेशन तो है मगर रेंज के अंदर है, वो क्या कहलाएगी बेटे? नेक्स्ट बताइएगा। पॉपुलेशन है 1,50,000, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है, और बेटे 5.8 किलोमीटर अवे है जमीन। क्यों बेटे, अब अर्बन क्यों कह रहे हो? तुम तो अभी तक 2 किलोमीटर देख रहे थे। सर अब रेंज बढ़ गई, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो रेंज भी बड़ी हो गई, क्योंकि 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में पॉपुलेशन होगी तो रेंज 6 किलोमीटर तक होगी। बोलो बेटे। अरे भाई, जितना बारूद भरोगे मिसाइल उतनी दूर मार करेगी। बोलो बेटे, कैसी जमीन है ये? बताइएगा। अगर पॉपुलेशन 9 लाख है, आउटसाइड ऑफ जुडिशरी है, ये जुरिस्डिक्शन कह दीजिए इसको, सही वर्ड तो जुरिस्डिक्शन ही है, और ये दूर है बेटे 7 किलोमीटर अवे। बेटे 9 लाख की पॉपुलेशन है, सर रूरल है। 10 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए जो रेंज है वो कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? अब कुछ क्लियर हो रहा है बेटे बात? ये कैसी जमीन है? रूरल। बताइएगा। नंबर 8, 11 लाख पॉपुलेशन है, बोलो बेटे। रूरल क्यों है? 11 लाख है पॉपुलेशन। सर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन के लिए रेंज कितने किलोमीटर है? तो कैसी हो गई है? और 9 नंबर,
बेटे बुक भी देंगे आपको, जहां लिखवाना होगा वहां लिखवाएंगे भी, और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बताइए बेटे। बस मुझे उम्मीद है कि आपको अर्बन रूरल समझ में आ गया, और अर्बन वाली जमीन कैपिटल एसेट है, रूरल वाली जमीन कैपिटल एसेट नहीं है। बेटे अब आप पूछो, कोई बात पूछनी है? यानी कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी म्युनिसिपैलिटी की, रेंज उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। 1 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए रेंज कितनी है? सबसे पहले मैं बताता हूं, 10,000 तक की पॉपुलेशन के लिए कोई रेंज नहीं है। 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए कितनी रेंज है? 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए कितनी रेंज है? और 10 लाख से ऊपर के लिए? ये नोट कर लिया आपने? अच्छा नोट कर लेना, बाद में यहीं रखा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। जिसको नोट करना हो नोट कर लेना। नोट करना वैसे, जिसको नहीं करना सब। एग्जाम्पल 1 है ये। बेटे इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, मैं समरी बताता हूं इसकी क्या है। मैंने आज आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 पढ़ाया, जिसमें ये लिखा हुआ था कैपिटल एसेट और ट्रांसफर दोनों चीजें एक साथ आ जाएं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। बेटे उसके बाद हमने शुरू करा कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन, उसमें लिखा ऑल एसेट। सारी एसेट कैपिटल एसेट होती हैं एक्सेप्ट 1, 2, 3, 4। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल एसेट, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, और बेटे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, है ना। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप बताइएगा, अगर पॉपुलेशन लेस देन 10,000 हो तो रेंज क्या है? 0, कोई रेंज नहीं है, रूरल मानी जाएगी। 10,000 से ज्यादा है एंड अप टू कितनी है? कितने किलोमीटर की रेंज है? और 1 लाख से तो बेटे रेंज कितनी है? 6 किलोमीटर। और अबाउट 10 लाख है। अगर 8 किलोमीटर से दूर हो तो 2 केस में रूरल होगी पक्का। 8 किलोमीटर से दूर हो बाहर तो, या फिर म्युनिसिपैलिटी की जनसंख्या 10,000 से कम हो। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई है, रूरल अर्बन समझ में आ गया है। बेटे मुझे बताओ कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है? बेटे सेक्शन नंबर, बेटे सब लोग बोलो, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई थी वहां? इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस की हो चाहे बिजनेस की ना हो, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और, बट इट डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड से होने वाली इनकम कहां जाएगी? बिजनेस और प्रोफेशन में। नंबर 2 पर्सनल मूवेबल एसेट्स। क्या कोई ऐसी पर्सनल मूवेबल एसेट है बेटे जो हमारी कैपिटल एसेट ही मानी जाए? कौन सी है वो? 6 है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। बोलो बेटे यही है। नंबर 3 क्या था? एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। सर रूरल एरिया। रूरल एरिया और अर्बन एरिया को कैसे डिटरमाइन करेंगे? सर 2 चीजों से, पॉपुलेशन और डिस्टेंस। अगर इनसाइड द म्युनिसिपैलिटी है और म्युनिसिपैलिटी की जनसंख्या 10,000 से कम है रूरल, और 10,000 से ज्यादा है, अच्छा बाहर है, तो फिर क्या देखेंगे? रेंज कितने किलोमीटर तक, और पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000 से 1 लाख के बीच में। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो रेंज कितनी हो जाएगी? और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो रेंज कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो रूरल एरिया कैपिटल एसेट होती है क्या? वो क्या फिर एसेट नहीं होती? वो कैपिटल एसेट नहीं होती। यानी कि हर एसेट को बेचने पर कैपिटल गेन नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल एसेट को बेचने पर ही कैपिटल गेन होगा। ठीक है। कैपिटल गेन कैसे निकलता है वो हमें नहीं पता।
अच्छा, क्या वो बात समझ में आती है कि पर्सनल मूवेबल एसेट को 6 को छोड़कर बाकी को कैपिटल एसेट से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया? लोग क्या करते बेटे? कैट टैक्स की चोरी। और हम सोचते हैं कानून की देवी के आंखों में हमने क्या झोंक दी? क्योंकि वो अंधी है, उसने पट्टी बांध रखी है, शी इज ब्लाइंड। नहीं बेटे, उसने पट्टी इसीलिए बांध रखी है कि कोई धूल ना झोंक सके। सही मीनिंग ये है, सही मीनिंग ये नहीं है कि वो अंधी है, शी इज ब्लाइंड। नो वन कैन डिफीट द लॉ, इसलिए वहां पर रखा गया है। वो रेबेन के गोगल्स होते तो वो पहन लेती, वो उस टाइम पे थे, होंगे नहीं, है ना? है ना? बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है? क्लियर है आपको मेरी बात? अच्छा, और बताइए बेटे, एक और बात बताइए मुझको, ये आपको समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर अर्बन एरिया में क्या है, नॉन अर्बन एरिया में क्या है? पर्सनल समझ में आ रहा है? अब एक रह गया हमारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो सुनिएगा बेटे। इसके बाद ना कैपिटल गेन 2 कैटेगरी में बढ़ जाएगा, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगली क्लास के बारे में बता रहा हूं। मंडे में इसी को लेके चलूंगा आगे। आप सब लोग आए मंडे 11 बजे, 11 बजे से 1:30 बजे तक क्लास होगी आपकी। सोमवार को 11 to 1:30, और फिर 1:30 से फिर आपकी लॉ के डेमो हो जाएगा। जिनको लॉ का डेमो नहीं लिया उनकी क्लास हो जाएगी, सब लेना चाहते हैं सबकी हो जाएगी। बेटे मैं क्या बता रहा था, हाँ, 2 चीजें होंगी इसके अंदर, प्लीज सुनिएगा। 2 चीजें, एक होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है? तो वो से डिसाइड करने के पैरामीटर को बोलते हैं बेटे, आप सब लोग बोलिएगा मेरे साथ, पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। और एसेट ये जो अभी हमने पढ़ी है, कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, डज नॉट इंक्लूड 4: स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ठीक है, मैंने कोशिश ये की कि डेफिनेशन का एक एक वर्ड बताया जाए आपको क्या लिखा हुआ है। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो उसमें ना 3 पैरामीटर है बेटे। एक 36 मंथ का पैरामीटर है, एक 24 मंथ्स का पैरामीटर है, एक 12 मंथ्स का पैरामीटर है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिसको 36 मंथ का पैरामीटर देखा जाएगा, यानी कि अगर 36 मंथ से ज्यादा, बेटे मेरी तरफ ध्यान दे, 36 मंथ से ज्यादा अगर आपने उन एसेट्स को होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और 36 मंथ या उससे कम पर होल्ड करा, मतलब उससे पहले ही बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर टैक्स निकालने का तरीका अलग है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पर टैक्स निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बस एक ही बात सीख पाए और उसका नाम क्या है? कैपिटल एसेट। अभी हमें चार्जिंग सेक्शन भी पूरी तरीके से नहीं आता, तो कैपिटल एसेट सीखेंगे अगली क्लास में, पीरियड ऑफ होल्डिंग, और हम कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। क्या स्टार्ट करेंगे? और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एरिया, नॉन अर्बन एरिया में क्या होता है। आज की क्लास को यहीं रोक